दोस्तों नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम। जैसा कि मैं आपको आजकल एक नरभक्षक मैन ईटर टाइगर की स्टोरी सुना रहा हूँ। वो नरभक्षक मैन ईटर टाइगर शेरनी जिसने कि 6 ह्यूमन बींग को मारकर खा लिया था, ये थी कटना की नरभक्षक शेरनी, जो कि उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले के अंतर्गत जो गोला गोकरनाथ है उसके पास जब हम शाहजहांपुर की तरफ जाते हैं तो वहां से करीब 17-18 किलोमीटर पर कटना नाला आता है। उसके आसपास साल के घने जंगल थे उस समय में। और इस आदमखोर शेरनी का सबसे पहला जो शिकार हुआ था वो हुआ था झाऊ कहार। और झाऊ कहार के बाद में इसने जो दूसरा शिकार किया था वो इसने शिकार किया था छोटे दास को। और तीसरा शिकार इसका रामाधीन हुआ था, चौथा शिकार इसका लक्ष्मण हुआ था, और 5वां शिकार इसका चेतराम हुआ था, 6ठा शिकार हुआ था रामदास। और रामदास के साथ तो इस शेरनी की खूनी झड़प हुई थी। और अपने बैलों को बचाने के लिए रामदास ने उस शेरनी के ऊपर हमला कर दिया था और कुल्हाड़ी से उसके ऊपर एक वार भी किया था। और उस कुल्हाड़ी के वार से शेरनी थोड़ी सी जख्मी भी हो गई थी। ये सारी जो भी मैं आपको स्टोरी सुना रहा हूँ ये एक सच्ची कहानी है और ये 1978-79 की स्टोरी है। और जो छोटे दास था, जो रामदास था, बाद में शेरनी ने उसके ऊपर हमला करके उससे उसकी कुल्हाड़ी छीन ली थी और कुल्हाड़ी के 2 टुकड़े कर दिए थे। और इसके बाद में उसकी बॉडी को उठा करके वो जंगल में ले गई थी। और बाद में वहां पर मचान बांधा गया महेंद्र सिंह शिकारी के द्वारा, और मचान पर वो बैठे और सामने कटरा बांधा था। ये सब मैंने आपके जो पिछले मैंने 2 ब्लॉग बनाए हैं इससे रिलेटेड, उसमें मैंने सब डिटेल में एक एक बात मैंने बताई है। और अब इससे आगे की आज मैं स्टोरी सुनाता हूँ कि किस प्रकार उस मैन ईटर शेरनी को मारा गया और किस प्रकार उसका अंत खत्म हुआ। दोस्तों ऐसा होता है कि ज्यादातर जो भी मैन ईटिंग की जो घटनाएं होती हैं वो जो लकड़ लेने जाते हैं, घास लेने जाते हैं, चरवाए जाते हैं, जंगल के अंदर जाते हैं, लेकिन बाद में जब एक मैन ईटर स्टैब्लिश हो जाता है तो वो फिर गांव के अंदर भी आकर के हमला करने लगता है। और रामदास को इसी प्रकार शेरनी ने गाँव में आकर के ही उसके ऊपर हमला किया था। और मेरे चैनल के साथ मेरे दोस्तों बने रहना, इसमें मैं नई नई मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां और मैन ईटर लेपर्ड की स्टोरियां लेकर आता हूं और आगे भी आता रहूंगा। मेरे पास बहुत मैन ईटर टाइगर की स्टोरियां हैं। मेरे अपने पर्सनल अनुभव भी हैं जंगल से रिलेटेड, जो मेरा अपना सामना टाइगरों से और एलिफेंट से हुआ वो सब मैं आपको बताऊंगा। धीरे धीरे करके एक एक करके मैं सब अपनी स्टोरी भी डालूंगा, क्योंकि मैं 1982 से ही जिम कॉर्बेट पार्क में जाता रहा हूँ और दुधवा पार्क में जाता रहा हूँ। और दोस्तों अब मैं अपनी स्टोरी मैं शुरू करता हूं। मेरी स्टोरी को दोस्तों लाइक करना, सब्सक्राइब करना, मेरे चैनल के साथ बने रहना। दोस्तों वो जो महेंद्र सिंह शिकारी थे, वो जो गूलर का पेड़ था, गूलर का पेड़ था, उसके ऊपर करीब 20-22 फीट की ऊंचाई पर उन्होंने मचान बांधा। और वो जो उन्होंने मचान बांधा था वो मचान करीब ऐसे नहीं कि तख्तों से नहीं बांधा, उस मचान को उन्होंने बांधा था, 4 पाई ले गए थे वो, उस 4 पाई से उन्होंने उस मचान को बांधा था। और उसके बाद में जब बाकी 20-22 जो पर्सन थे वो शोर में जाते हुए चले गए ताकि शेरनी को बेवकूफ बनाया जा सके कि जो पर्सन यहाँ पे खोजी दल आया था वो जा चुका है। और उसके बाद में अंधेरा छा गया धीरे धीरे, लेकिन इतना अंधेरा नहीं हुआ था, हल्का हल्का अंधेरा था। और सामने 30 गज राइट साइड में कटरा बांधा था। और शिकारी दल 22 फीट की हाइट पे गूलर के पेड़ पर चारपाई के ऊपर मचान के रूप में चारपाई बांधी गई थी, उसके ऊपर बैठा था। उसके साथ में जो महेंद्र सिंह शिकारी थे उनके साथ में गार्ड भी था जो कि टॉर्च लेकर के बैठा हुआ था। और इन्होंने तय किया था कि रात के 10-11 बजे तक ये मचान पर बैठेंगे और उसके बाद में अगर शेरनी नहीं आएगी कटरे को मारने तो ये वापस उतर के चले जाएंगे। इसके लिए इन्होंने इंतजाम ये किया था कि जहां पर वो मचान बांधा गया था उससे करीब 400 मीटर की दूरी पर एक पालतू हाथी के ऊपर 2 गार्ड और राइफलों के साथ बैठे हुए थे। और इन्होंने उन हाथी के ऊपर बैठे गार्ड को इशारा करना था रात 10-10:30 बजे के आसपास, और तब वो हाथी जो था वो उनको लेने के लिए आ जाता, क्योंकि रात के अंधेरे में इस ऐसे जंगल में जहां पर कि नरभक्षक शेरनी घूम रही हो वहां पर पैदल उतर कर जाने में खतरा है, चाहे ही आपके पास राइफल क्यों ना हो। तो इस प्रकार पूरी योजना बना ली गई। पेड़ पर 22 फीट की हाइट पर मचान पर शिकारी महेंद्र सिंह एक गार्ड के साथ बैठे और वहां से 400 मीटर की दूरी पर एक पालतू हाथी के ऊपर 2 गार्ड राइफल के साथ बैठे थे इमरजेंसी के लिए। और
कटरा जो सामने दाईं तरफ बंधा हुआ था वो पहले तो बड़ी देर तक बोलता रहा उसी दिशा की तरफ मुंह करके, जिस दिशा की तरफ जो लोग बाग थे, जो खोजी दल था वो गया था। लेकिन उसके बाद में वो कटरा जब बोलते बोलते थक गया तो फिर वो लेट गया और 10 मिनट तक वो कटरा पूरा लेटा रहा। उसने उसके सामने जो घास डाल के गए थे उसको उसने खाने की कोई कोशिश नहीं की और 10 मिनट के बाद में कटरा एकदम से खड़ा हो गया और खड़ा होकर के ठीक उस मचान, जिस पेड़ पर बंधी थी, जिस पेड़ के ऊपर मचान बंधी थी, गूलर का पेड़, उसकी जड़ की तरफ देखने लगा वो कटरा। और उस जड़ की तरफ वो देख रहा था और साथ में बहुत उत्तेजित अवस्था में वो देख रहा था। और उसके कान जो कान थे जो बार बार आगे की तरफ हो रहे थे, वो बड़ा अग्रेसिव उसकी भाव भंगिमा हो रही थी कटरे की। और उससे जो शिकारी दल था उनको ऐसा लगा कि इस कटरे को कुछ ना कुछ नजर आ रहा है या वैसे ही ये उत्तेजित है, इसका कोई उन्हें कारण नजर नहीं आया। जहां पर कटरा बंधा था उससे करीब 25-30 फीट की दूरी पर एक झाड़ी थी और उस झाड़ी में से जो जंगली मुर्गियों का एक झुंड था वो चीखता हुआ उड़ करके निकला और भागा वो। और 5-7 मुर्गियों का ये झुंड था और जब ये मुर्गियां निकल करके भागी तो जो शिकारी ऊपर बैठे हुए थे उनकी जो आशाएं थी वो आसमान तक ऊंची उठ गई। और उसके बाद में दोस्तों थोड़ी देर के बाद ही उसी झाड़ी में से एक काकड़ भौंकता हुआ, बार्किंग डियर बोलते हैं काकड़ को, वो जोरों से आवाज करता हुआ निकला और एक तरफ को भाग गया। और जो काकड़ था वो केवल 3-4 बार ही बोला और उसके बाद एकदम से शांति छा गई और जो आशाएं शिकारी दल की आसमान की तरफ चली गई थी वो फिर एकदम से धराशायी भी हो गई। कहने का मतलब कि उसके बाद कोई घटनाक्रम नहीं हुआ। और इन सब आवाजों ने बकरे, जो कटरा बांधा हुआ था भैंस का, उसका ध्यान आकर्षित किया और जो कटरा था उधर देखने लगा। और थोड़ी देर के बाद कटरा शांत खड़ा रहा और उसके बाद वो फिर बैठ गया। और करीब 10 मिनट के बाद में जो शिकारी दल ऊपर बैठा हुआ था मचान पर, उनको ऐसा लगा कि उनके पीछे की तरफ से कोई भारी पैरों का और मुलायम पैरों वाला कोई जानवर की चलने की उनको आहट महसूस हुई। और उस आहट को अगर वो बड़े ध्यान से ना सुनते तो उन्हें सुनाई भी ना देती, क्योंकि रात के इस अंधेरे में आंखों से तो उनको दिखाई नहीं पड़ रहा था, लेकिन आंखों का काम दे रहे थे और काफी देर से वो अपनी आंखों पर भी और कानों पर भी जोर डाल के बैठे हुए थे। और इससे उनके जो स्नायु तंत्र थे उन पर भी काफी जोर पड़ रहा था। और जब वो आवाज आई तो वो जो भारी और मुलायम पैरों वाले किसी जानवर की आवाज थी वो उनकी पेड़ की तरफ के पीछे तरफ से आ रही थी और वो आवाज उनके पेड़ के पास आकर के खत्म हो गई और जान पड़ता है कोई जानवर आकर के उनके पेड़ के ठीक नीचे ही बैठ गया था। और उनको सबसे पहला अंदाजा यही लगा कि हो ना हो ये शेरनी ही है, या यह भी हो सकता है कि कटरे के लोभ में कोई गुलदार या कोई तेंदुआ भी आ गया हो, या कोई गीदड़ या कोई लकड़बग्गा भी हो सकता है। लेकिन सामने जो कटरा बैठा हुआ था वो एकदम से खड़ा हो गया और वो बड़े ही उत्तेजित अवस्था में, बड़े ही अग्रेसिव मूड में वो सामने मचान की तरफ, नीचे की तरफ देखने लगा, पेड़ की तरफ। और शिकारी दल को पूरा आइडिया हो गया कि इस कटरे को कुछ ना कुछ तो पता लग गया है कि पेड़ के नीचे कोई चीज है। और उस जानवर को जो पेड़ के ठीक नीचे बैठा हुआ था उसको शिकारी दल को देखने के लिए अपना थोड़ा सा पोजीशन चेंज करनी थी। लेकिन अगर वो टाइगर हुआ तो पोजीशन चेंज करनी ठीक नहीं थी, क्योंकि टाइगर जो होते हैं दोस्तों, अगर वो अपनी पोजीशन चेंज करते तो उससे जो मचान थी उसकी चरमराहट की आवाज जा सकती थी। और अगर नीचे टाइगर हुआ तो, अगर नीचे आदमखोर वो शेरनी हुई तो उसके कानों में वो आवाज जा सकती थी और बना बनाया खेल खत्म हो सकता था। क्योंकि ये जो शेर होते हैं दोस्तों, जितने भी कैट फैमिली होती है, चाहे वो लेपर्ड है, चाहे वो लायन है, चाहे वो टाइगर है, चाहे प्यूमा है, चाहे जगुआर है, जो भी, इवन घरेलू बिल्ली भी, इनके जो सुनने की जो पावर होती है वो इंसानों से 5 से 6 गुना तक तेज होती है। और केवल सुनने की पावर ही तेज नहीं होती, इनके पास एक एबिलिटी ये भी होती है कि इनको बिल्कुल ठीक एक्यूरेट पता चल जाता है कि आवाज कितनी दूर से आई है और किस दिशा से आई है। इसलिए जो शिकारी दल था वो बिल्कुल शांत होकर के सांस को रोके हुए बैठा हुआ था और अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा था। और थोड़ी देर में ही एक साया उनके पेड़ के नीचे से, उन्होंने ऊपर से ऐसे झांक करके देख रहे थे तो उनके एक साये को उन्होंने ऐसा लगा जैसे कोई मुंह निकाल के बाहर खड़ा है। और बड़े ध्यान से जब उन्होंने देखा तो वो शेरनी ही थी। और वो
उसका बड़ी तेजी से उसका मुंह बाहर निकला और उसके बाद में वो 5 मिनट तक वो वैसे ही उसका जो फेस था वो निकला रहा। वो कटरा जो था वो अभी भी अग्रेसिव था और जब शेरनी ने मचान के नीचे से मुंह बाहर निकाला तो वो जो कटरा था वो रस्सा तोड़ाने की कोशिश करने लगा और पीछे की तरफ वो खींचने लगा अपने आप को। और 3-4 मिनट के अंदर ही शेरनी बड़ी जोरों से झपटती हुई कटरे की तरफ बढ़ी और बिल्कुल कटरे के सामने की तरफ से जाते हुए उसने अचानक ही थोड़ा सा राइट साइड को टर्न लेकर के दाहिने तरफ से राइट साइड से उसने कटरे की जाकर के गर्दन पकड़ ली। और दोस्तों इसका कारण यह था कि वो जो कटरा था वो टीनेजर कटरा था, उसके छोटे छोटे सींग थे छोटे साइज के और अपने बचाव के लिए अगर कटरा शेरनी के ऊपर हमला करता तो शेरनी घायल भी हो सकती थी। और दूसरा यह भी कारण था जो कि जब बाद में शेरनी को पोस्टमार्टम किया गया था उससे पता चला था कि शेरनी के जो पीछे का हिस्सा था जहां पर कि रामदास ने कुल्हाड़ी से वार किया था वहां पर एक 2.5 इंच का वुंड बन गया था, जख्म बन गया था और हो सकता है उसकी वजह से भी शेरनी थोड़ी अशक्त महसूस कर रही हो, अपने आप को वीक कमजोर महसूस कर रही हो। तो शेरनी ने कटरे को सामने से ना पकड़ करके राइट साइड में होकर के दाहिने तरफ से उसकी गर्दन पकड़ी और 2 भारी शरीरों के टकराने की आवाज आई और उसके बाद धम से कटरा नीचे गिरा और शेरनी उस कटरे की गर्दन को पकड़े पकड़े उसके ऊपर आ गई और दांत गड़ाने में किसी तरह का कोई अनाड़ीपन नहीं था और गले को पकड़ने में किसी तरह का कोई भी अनाड़ीपन नहीं था। शेरनी ने बड़े ही परफेक्ट तरीके से उस कटरे को पकड़ा और उस कटरे की आवाज भी नहीं निकली और पूरे 2 मिनट तक उसने उस कटरे को दबाए रखा। इसका कारण ये होता है दोस्तों कि ये जो शेर होते हैं इनकी जो गलमूछे होती हैं, जितनी भी कैट फैमिली है, चाहे वो टाइगर है चाहे वो लेपर्ड है, अभी जितने भी कैट फैमिली होती है इनके मूछे होती हैं और मूछे जब शिकार को शेर या टाइगर पकड़ता है तो वो मूछे जो शिकार हुआ जानवर के शरीर को टच करती हैं और उसको टच करके वो बता देती है कि ये शिकार मर गया है या इसमें अभी कितनी संघर्ष करने की अभी जान बची है। तो इस प्रकार ये गलमूछे बहुत सेंसिटिव होती हैं। तो पूरे 2 मिनट के बाद में वो जो टाइगर था उसने उसको छोड़ा और कटरे को छोड़ करके वो कटरे को गर्दन से पकड़ करके अब उसको खींचने की कोशिश करने लगी। लेकिन कटरे को जब वो खींचने की तो कटरा खींच नहीं पाया। उसका रीजन ये था कि कटरे को तो रस्सी से बड़ी मजबूती से बांधा गया था और मजबूती से बंधा होने से कटरे को वो खींच नहीं पाई और उसके बाद में उसने कटरे को वहीं छोड़ दिया और कटरे को छोड़ करके उस शेरनी ने अपने जो उसके जो साइड के दांत से उसने रस्सी को काटने की कोशिश की और जब ऊपर जो शिकारी महेंद्र सिंह बैठे हुए थे, जब उन्होंने देखा कि अब जो शेरनी है वो एक निश्चल होकर खड़ी हो गई है, पहले तो मूवमेंट हो रही थी जब वो शिकार को मार रही थी और जब वो रस्से को काटने की कोशिश करने लगी तो वो स्टिल खड़ी हो गई और उस शिकारी ने जो साथ में गार्ड बैठे थे उसको हाथ से छू करके इशारा दिया और जो गार्ड थे उसने फौरन टार्च जला दी और टार्च की रोशनी की तेज धार शेरनी के कंधे पर पड़ी और पूरा इलाका शेरनी का आसपास का पूरा इलाका रोशनी से जगमग हो गया और शेरनी ने चौंक करके उस टार्च की दिशा में देखा और कुछ सेकंड तक तो वो उस टार्च की दिशा में देखती ही रह गई। इसका कारण यह था कि शेरनी की आंखों में टार्च की रोशनी पड़ी तो वो उसकी रोशनी से चकाचौंध हो गई और हो सकता है उसको कुछ 1-2 सेकंड के लिए नजर आना बंद हो गया हो और यही मौका था गोली मारने का। अपनी 315 बोर की राइफल से महेंद्र शिकारी ने निशाना लिया और गर्दन का निशाना लिया क्योंकि उनके सामने उनकी गर्दन थी शेरनी की और उन्होंने गोली छोड़ दी और गोली ठीक निशाने पर लगी और जैसे ही गोली गर्दन पर लगी शेरनी के तो जो शेरनी थी उसने उस कटरे को जो रस्सी चबाने की कोशिश कर रही थी उसको छोड़ करके वो बिना कोई आवाज किए साइड में हो गई। दोस्तों ऐसा होता है कि ये जो टाइगर होते हैं इनके आगे 2 किनाइन दांत और सामने के होते हैं और 2 नीचे के दांत होते हैं और इन दांतों में इतना एक्यूरेट फासला होता है, गैप होता है कि ये शिकारी या किसी भी इंसान या जानवर की जो बैकबोन है उसमें जब दांत को गड़ाते हैं तो उनके बीच में जो रीढ़ की हड्डियां होती हैं उनके बीच के गैप में एक्यूरेट फंस जाते हैं और उसको तोड़ देते हैं हड्डी को और ब्रेन से उस जानवर का कनेक्शन खत्म हो जाता है और ब्लड की सप्लाई भी रुक जाती है और जानवर में बेहोशी छा जाती है और लकवा मार जाता है उसको और वो कुछ ही मिनट में वो मर जाता है। और
इसके साथ साथ जो शेर होते हैं उनके जो साइड के दांत होते हैं वो दांत कैंची के फलक की तरह एक दूसरे को साथ सट के चलते हैं, और उन्हीं दांतों की सहायता से शेरनी उस रस्से को काटने की कोशिश कर रही थी। जब शिकारी ने महेंद्र सिंह ने अपनी 315 बोर की राइफल से उस शेरनी के गले में गोली मार दी थी, गर्दन में, और इसी दांतों की सहायता से उसने जो रामदास था, जो कुल्हाड़ी से मुकाबला कर रहा था शेरनी का, जो उसका छठा शिकार था, उसकी कुल्हाड़ी के लकड़ी के हैंडल के वो 2 टुकड़ों में उसने बांट दिया था। और शेरनी को जब गोली लगी तो वो बिना आवाज किए एकदम से एक साइड में कूद कर चली गई। चारों तरफ अंधेरा था और टॉर्च की रोशनी चारों तरफ मारी गई, लेकिन शेरनी का कहीं पता नहीं चला। और शिकारी दल ने पूरे 10-15 मिनट तक वहां पर इंतजार किया, और जो 400 मीटर दूर जो हाथी इमरजेंसी के लिए खड़ा था, उस पर 2 फॉरेस्ट गार्ड राइफल के साथ बैठे थे। उन्होंने भी गोली की आवाज सुनी, लेकिन वो किसी इमरजेंसी के लिए बैठे थे, और अगर शिकारी संकेत करता तो वो आते। आधे घंटे के बाद में और कोई हलचल नहीं हुई, जंगल पूरा शांत पड़ा रहा, और जो कटरा था वो भी निशब्द पड़ा हुआ था। और तब जो शिकारी थे उन्होंने टॉर्च के रोशनी जला करके एक मैसेज दिया, और उस टॉर्च की रोशनी को देख करके वो जो हाथी था वो आए। हाथी जो शिकारी ऊपर बैठे हुए थे, हाथी के ऊपर में जो गार्ड बैठे हुए थे, वो शिकारी को लेने के लिए आए, और पेड़ के नीचे आकर के हाथी खड़ा हो गया, और जो शिकारी दल था वो पेड़ से उतर करके हाथी के ऊपर बैठ गया, और उस हाथी को उस कटरे के पास बढ़ाया गया। लेकिन टॉर्च की रोशनी मारी गई, लेकिन फिर भी कुछ खास पता नहीं चला वहां पे, और कटरा वहीं पे छोड़ करके, क्योंकि रात में तो शेर को तलाशना किसी खतरे से कम नहीं था। और शिकारी को ऐसा लग रहा था कि शायद उनकी गोली शेरनी को ना लग करके कहीं कटरे को ना लगी हो। इसी कश्मकश में वो शिकारी जो दल था वो जंगल में से बाहर आ गया, और अगले दिन उन्होंने निश्चय किया कि अगले दिन इसकी जांच की जाए, घायल शेरनी को ढूंढा जाए। और सुबह जब रोशनी हुई तो रोशनी होते ही वो जंगल की तरफ आए शिकारी दल, और इस बार वो 2 हाथियों के ऊपर बैठ करके आए थे। एक हाथी लेफ्ट साइड में, एक हाथी राइट साइड में, दोनों तरफ में एक एक हाथी खड़ा हुआ। और उनके पहरे में जो शिकारी दल था और जो और भी फॉरेस्ट गार्ड थे वो नीचे उतरे, और जब नीचे उतरे तो उन्होंने देखा कि कटरा जो था वो कैनाइन दांतों के लगने से ही मरा था। उसमें 4 कैनाइन दांत साफ नजर आ रहे थे शेरनी के, और इन कैनाइन दांतों के निशान को देख करके पता लग रहा था कि शेरनी पूरी जवान शेरनी होगी वो। और वहां से 1 इंच मोटी खून की एक लकीर भी एक तरफ को जा रही थी, और जो लकीर थी वो पूरी ठोस लकीर थी, उसमें कोई ड्रॉप नहीं बने हुए थे। तो जिस भी जानवर के शरीर से ये 1 इंच मोटी खून की लकीर निकली होगी वो निश्चय ही जिंदा नहीं रहा होगा, ये शिकारी दल को साफ पता चल रहा था। और वहां पर कुछ बाल भी पड़े हुए थे, उन बालों को देखा तो वो शेर के ही बाल नजर आ रहे थे। तो अब उस खून के लकीर का पीछा किया गया, लेकिन पीछा पैदल नहीं किया गया, क्योंकि घायल शेर का पैदल पीछा करना आदम हत्या करने का समान होता है। तो जो शिकारी दल था वो वापस हाथी के ऊपर बैठा, और उस खून की लकीर का पीछा किया गया, और करीब 70-80 मीटर दूर जाकर के एक झाड़ी में उनको शेरनी का पिछवाड़ा नजर आया, क्योंकि खून की लकीर उधर ही जा रही थी। और उस पिछवाड़े को देख करके उन्होंने पहले तो जो गार्ड थे वो नीचे उतरने लगे, लेकिन जो शिकारी था उन्होंने गार्ड को मना कर दिया कि ऐसे नीचे उतरना ठीक नहीं है, सेफ्टी के लिए एक गोली और मारनी चाहिए, हो सकता है कि ये शेर कहीं घायल ना हो, और घायल शेर का हमला बड़ा भयानक होता है। तो सेफ्टी के लिए एक गोली और उस शेरनी को मारी गई, और जब कोई हरकत नहीं हुई तो शिकारी दल नीचे उतरा और उस शेरनी को निकाल करके बाहर लाए, और बड़ी मुश्किल से उसको एक हाथी के ऊपर लाद करके उसको जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट का जो ऑफिस था वहां पर उसको लाया गया, और फिर उसका पोस्टमार्टम किया गया। और पोस्टमार्टम में जो शेरनी थे उसके जो दांत थे वो असाधारण रूप से सफेद थे। इसका मतलब ये था कि ये जो सफेद दांत जो होते हैं, ये जब शेर यंग होता है, 4, 5, 6 साल का होता है, तो उसके दांत में सफेदी होती है। जैसे जैसे शेरों की उम्र बढ़ती जाती है उनके दांतों में एक तरह का पीलापन आता जाता है। जब 9-10 साल का शेर हो जाता है तो उसके दांतों में थोड़ा सा पीलापन होता है, और जब शेर और बड़ा हो जाता है 11-12 साल का तो उनके दांतों में काफी पीलापन आ जाता है, और 12 साल के बाद शेरों के दांत झड़ने शुरू हो जाते हैं, और घिस जाते हैं, झड़ जाते हैं, मसूड़े सड़ जाते हैं। और यह भी एक कारण बनता है जब शेर बूढ़ा हो जाता है तो मैन ईटर बनने का। लेकिन यह शेरनी जो थी ये 5 साल की एक जवान शेरनी थी, और उसकी छाती में से
दूध की बूंदें छलक रही थी। इसका मतलब यह था कि वो छोटे बच्चों वाली है जो कि रात को दूध पिला करके कटरे का शिकार करने आई थी। और जब उस शेरनी का पोस्टमार्टम किया गया तो उसकी राइट साइड की जो पिछली टांग थी वहां पर एक 2.5 इंच का लंबा एक घाव मिला, जो कि कुल्हाड़ी से किया हुआ घाव था, जो कि रामदास ने उसके ऊपर पीछे से कुल्हाड़ी मारी थी जब वो बैलों के ऊपर हमला कर रही थी। और इस शेरनी का जो वजन किया गया तो 190 किलो इसका वजन था। और इसकी जो खूटिया नाप था वो 9 फीट 3 इंच का था। खूटिया नाप का मतलब यह है कि शेर को लंबा लिटा देते हैं और उसकी नाक के पास एक खूंटी गाड़ देते हैं और एक पूंछ को सीधा करके उस पर भी खूंटी गाड़ देते हैं और बाद में शेर की बॉडी को उठा लिया जाता है। उसके बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको नाप लिया जाता है और वो उसको खूटिया नाप बोलते हैं। तो शेरनी का जो खूटिया नाप था वो 9 फीट 3 इंच का था। और जो कर्व के ऊपर से शेरनी को लटा देते हैं और उसकी बॉडी जैसे हल्का हल्का कर्व लेती हुई चलती है, तो उसके कर्व के ऊपर से फीते से घुमाने से उसका जो लंबाई थी वो 9 फीट 8 इंच की निकली। और इस प्रकार ये जो कटना की मैनीटर शेरनी थी ये मारी गई। लेकिन दोस्तों ये स्टोरी अभी यहीं पे खत्म नहीं हुई है। जो शिकारी दल था और जो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट था उन्होंने उसके जो बच्चे थे उनको ढूंढने की कोशिश की थी, क्योंकि उसकी जो छाती थी उसमें से दूध छलक रहा था जब उन्होंने पोस्टमार्टम करा था। तो पूरे 15 दिनों तक उसके बच्चों को ढूंढा गया। आसपास की झाड़ी का चप्पा चप्पा छान मारा, 1.5-2 किलोमीटर का एरिया पूरा छान मारा, लेकिन कहीं भी बच्चों को पता नहीं चला। आखिरी में 15वें दिन वहां से करीब 100 गज की दूरी पर एक झाड़ी थी, उस झाड़ी के अंदर एक खड्डा था, उस खड्डे के अंदर उसके 2 बच्चे मिल गए। वो एक मेल था एक फीमेल था। वो बच्चे क्या थे समझ लो कि सिर्फ एक खाल बची थी उनकी और हड्डियों के साथ खाल चिपकी हुई थी। 15 दिन के भूखे बच्चे थे वो। और जो एक फीमेल बच्चा था वो तो मर चुका था, उसमें फीमेल बच्चा मर चुका था, लेकिन एक मेल बच्चा था उसमें अभी सांस बाकी थी। उस मेल बच्चे को लखनऊ के चिड़ियाघर में भेज दिया गया और वहां पर 7 दिन के बाद में वो मेल बच्चा भी मारा गया, वो भी मर गया, क्योंकि उसे बचाया नहीं जा सका। लेकिन इस आदमखोर शेरनी का जो पहले वाला एक मेल बच्चा था वो 3 वर्ष का जवान हो गया था और उसने अपना इलाका बनाया और अपनी पूरी जिंदगी उसने जी। और इस प्रकार ये कटना की मैनीटर शेरनी की स्टोरी दोस्तों खत्म होती है। इसके बाद मैं आपके लिए एक नई मैनीटर टाइगर की या मैनीटर लेपर्ड की या खूनी हाथी, तीनों में से कोई एक स्टोरी लेकर के आऊंगा। अपना ख्याल रखना मेरे दोस्तों। नमस्कार, सत श्री अकाल और सलाम दोस्तों।